बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को इनवाइट किया है बोर्ड ऑफ पीस फॉर गाजा को ज्वाइन करने के लिए। ये इनिशिएटिव जो है कुछ ग्रुप ऑफ इस्लामिक कंट्रीज ने जब बैक किया था ट्रंप के पीस प्लान फॉर गाजा को, उससे इमर्ज हुआ है। और ये एक तरह से ब्रॉडर यूएस एफर्ट है रीस्ट्रक्चर करने का ग्लोबल गवर्नेंस आउटसाइड ट्रेडिशनल मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि यूएन। इस प्रपोजल ने ग्लोबल डिबेट ट्रिगर कर दी है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू का जो इंटरनेशनल ऑर्डर है उसको जो है वो बिल्कुल चेंज किया जा रहा है। तो पर्पस क्या है इसका? सुपरवाइज करना गाजा के ट्रांजिशनल गवर्नेंस को, स्टेबलाइजेशन करना, रिकंस्ट्रक्शन करना, एक टेम्पररी टेक्नोक्रेटिक ए पॉलिटिकल पैलेस्टीनियन एडमिनिस्ट्रेशन लेकर आना, और मैनेज करना फंडिंग फॉर रीडेवलपमेंट जब तक एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी कंप्लीट नहीं करती इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स। अब ये जो बोर्ड होगा ये यूएस प्रेसिडेंट इसको चेयर करेंगे। इसमें कुछ सिलेक्टेड मेंबर्स, सिलेक्टेड कंट्रीज़ होंगी जो मेंबर्स होंगी, और ग्लोबल लीडर्स जैसे कि टोनी ब्लेयर इसका पार्ट होंगे। ये ऑपरेट करेगा एज एन इन्विटेशन ओनली बॉडी जो कि यूनिवर्सल मेंबरशिप पर बेस्ड नहीं होगा। यूएनएससी रेजोल्यूशन 2803 ने ऑथराइज किया एक बोर्ड और कहा कि वो सुपरवाइज करे गाजा के ट्रांजिशन को अंटिल 2027। रशिया और चाइना ने इसमें एब्सटेन किया, लेकिन कंट्रीज़ जो ग्लोबल साउथ की थी उन्होंने इसके फेवर में वोट किया। अब करंट पोजीशन इंडिया की क्या है कि इंडिया को तो इनविटेशन मिला है लेकिन इंडिया ने कुछ फॉर्मली रिस्पॉन्ड नहीं किया है इस पे। इंडिया का स्टैंड है कि टू स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, इसराइल और पैलेस्टीन दोनों को एग्जिस्ट करें। इंडिया ने वेलकम किया है फर्स्ट फेज ऑफ ट्रंप का पीस प्लान, खासकर जिसमें कि रिलीज ऑफ हॉस्टेजेस थे और एनहेंस्ड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस थी गाजा के लिए। यूएस जो है वो ट्रूप्स भी मांग रहा है टेम्परेरी इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के लिए, लेकिन इंडिया ने उसको क्लियरली रूल आउट कर दिया है। ठीक है। तो अगर हम देखें तो क्रिटिक्स कह रहे हैं कि बोर्ड ऑफ पीस जो है वो यूएन चार्टर के प्रिंसिपल्स को अंडरमाइन करता है, और ये एक अटेम्प्ट है साइड स्टेप करने का यूएनएससी को और कंसंट्रेट करना अथॉरिटी को यूएस लेड एग्जीक्यूटिव बॉडी में। और ये अलाइंड है विद प्रोजेक्ट 2025 जो कि कहता है कि शार्प रिडक्शन करें यूएस मल्टीलैटरल कमिटमेंट से, और एक एड हॉक कोएलिशन बनाए जहां पर यूएस जो है वो लीड कर रहा हो उन एजेंसीज को और एजेंडा को सेट करे। तो ट्रंप का एम है कि ट्रांसफॉर्म करना इस बोर्ड को एक जनरल क्राइसिस मैनेजमेंट क्लब में, और उसके पास एक वीटो भी हो इसमें। और लेकिन इसमें खतरा ये है कि इसके फंड्स डाइवर्ट हो सकते हैं, लेजिटिमेसी नहीं है इनके पास कोई। और जो यूएन है उससे टेंशन शिफ्ट होगी अगर सक्सेसफुल रहा है तो चैलेंजेस और वे हेड अगर हम देखें तो ऑफ कोर्स ये चैलेंज तो सबसे बड़ा यही है कि इरोजन हो रही है मल्टीलैटरलिज्म की और यूएन के सेंट्रलिटी की। टेंशंस आ रही हैं बिटवीन कमिटमेंट टू रिफॉर्म्ड मल्टीलैटरलिज्म और एक ऐसा सिस्टम को हम लेजिस्टिमाइज कर बैठेंगे जो कि इंडिया के जो यूएनएससी के रिफॉर्म को हम जो पुश कर रहे हैं वो उसको एक तरह से न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इंडिया के पास क्या ऑप्शंस हैं? डिप्लोमेटिकली एंगेज करें बिना एंडोर्स किए इरोजन ऑफ यूएन अथॉरिटी, रिट्रेट करें सपोर्ट फॉर यूएनएससी ऑथराइज्ड मैकेनिज्म्स, और इस क्राइसिस को यूज़ करते हुए यूएनएससी के रिफॉर्म्स को भी पुश कर सकते हैं हम। ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एससी रूलिंग ऑन टाइगर ग्लोबल फ्लिपकार्ट डील। ये टॉपिक इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने रूल किया है कि जो वेंचर कैपिटल फर्म टाइगर ग्लोबल का $1.6 बिलियन का स्टेक सेल था फ्लिपकार्ट में वॉलमार्ट को, वो टैक्सेशन से सब्जेक्टेड है। ये वर्डिक्ट जो है वो फॉरेन इन्वेस्टर्स क्लोजली देख रहे थे, क्योंकि ये एक तरह से डिसीजन जो है ये ऑल्टर कर देगा क्रॉस बॉर्डर डील स्ट्रक्चर्स को इंडिया में। तो ये केस कब जो है शुरू हुआ? टाइगर ग्लोबल ने 2018 में एग्जिट लिया फ्लिपकार्ट में से अपनी मॉरिशस बेस्ड एंटिटीज़ का यूज़ करते हुए। टाइगर ग्लोबल ने कहा कि हमने जो है इंडिया मॉरिशस डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट का बेनिफिट लिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो DTAA बेनिफिट है वो इस केस में एक्सटेंड नहीं हो सकता। उन्होंने कोर्ट ने डिनाई करते हुए कहा कि जो है दिल्ली हाई कोर्ट ने जो आपको प्रोटेक्शन दी थी वो इनवैलिड है, और क्योंकि जो आपको जो आप जिन एंटिटीज़ का यूज़ करते हुए आपने ये डबल टैक्सेशन एग्रीमेंट का बेनिफिट मांग रहे हो, वो सिर्फ ऑन पेपर ही जो है वो एंटिटीज़ हैं, वो वहाँ पर कोई बिजनेस नहीं करती हैं। तो हुआ क्या कि जब फ्लिपकार्ट का सेल हुआ, जो ये स्टेक का सेल हुआ, तो टाइगर ग्लोबल ने उस पैसे का इस्तेमाल करते हुए कई इंडियन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया, और स्टेक सेल के बाद टाइगर टाइगर ग्लोबल की एंटिटीज़ ने निल टैक्स जो है क्लेम टैक्स सर्टिफिकेट क्लेम किया इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ से, और कहा कि कैपिटल गेंस जो है वो एग्जेम्प्ट है अंडर इंडिया मॉरिशस DTAA। इंडियन टैक्स अथॉरिटीज़ ने रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि मॉरिशस की एंटिटीज़ की कोई इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग नहीं है, वो तो आप ही की एंटिटीज़ हैं।
मैटर जो है वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के पास गया, जो 2020 में जिन्होंने टाइगर ग्लोबल के क्लेम को डिसमिस कर दिया। लेकिन हाई कोर्ट जो है दिल्ली का, उन्होंने जो है वो रिलीफ दे दिया था टाइगर ग्लोबल को। और लेकिन अब जो है सुप्रीम कोर्ट ने रिवर्स कर दिया हाई कोर्ट के डिसीजन को। कहा है कि DTA की प्रोटेक्शन सिर्फ तभी होगी, तभी मिलेगी जब असेट्स डायरेक्टली जो है मॉरिशियन एंटिटी के परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट द्वारा ओन होंगे। अब ये रूलिंग जो है वीकन कर रही है ऑटोमेटिक रिलायंस ऑन इंडिया मॉरिशस DTA, जो आपको याद होगा कि बहुत सी कंपनीज यूज़ करती हैं मॉरिशस राउट ऐसे सेल्स के लिए। जजमेंट री कर रही है शिफ्ट टूवर्ड्स एग्जामिनिंग इकोनॉमिक सब्सटेंस ऑल्सो, कि जो इन्वेस्टर जो जेन्युइन कमर्शियल ऑपरेशन कर रहे होते हैं मॉरिशस में, सिर्फ उन्हीं को ही बेनिफिट मिले। ये नहीं कि आप सिर्फ टैक्स बचाना चाहते हो तो आप मॉरिशस के रूट से जो है ये ऐसे आप ट्रांजेक्शन्स करो। हायर अब इस रूलिंग से वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी जो है उनके लिए अनसर्टेनिटी आ रही है। ठीक है, स्ट्रक्चर जो कि मॉरिशस और सिंगापुर से आते हैं, जैसे कि जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर ज़्यादा अब क्लोजर एग्जामिनेशन होगा, खासकर प्री 2017 की जो इन्वेस्टमेंट्स थी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम मैंने डिलीवर किए हैं मेजरेबल आउटकम्स अक्रॉस कैपेसिटी बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेस एंड हैंड्स ऑन चिप डिज़ाइन इनेबलमेंट। तो चिप्स टू स्टार्टअप प्रोग्राम जो है एक अम्ब्रेला कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स का, 2022 में लॉन्च किया गया। ये टारगेट करता है डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल्स अक्रॉस अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट एंड डॉक्टरल लेवल्स। ये एम कर रहा है कैटलाइज करने को इंक्यूबेशन ऑफ स्टार्टअप्स और इनेबल करता है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स। और ये प्रोग्राम जो है वो देना चाहता है स्मार्ट लैब फैसिलिटीज़, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना चाहता है, जनरेट करना चाहता है पेटेंट्स, सपोर्ट करना चाहता है इनोवेशन, एनहेंस करना चाहता है एम्प्लॉयबिलिटी। एक कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच ये फॉलो कर रहा है ताकि स्टूडेंट्स को हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिल सके चिप डिज़ाइन, फैब्रिकेशन और टेस्टिंग का। और ये रेगुलर ट्रेनिंग सेशंस भी कंडक्ट करता है और एडवांस चिप डिज़ाइन टूल्स, फैब्रिकेशन फैसिलिटीज़, टेस्टिंग रिसोर्सेज ये सब भी प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गिलियन बेयर सिंड्रोम। ये टॉपिक सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक गिलियन बेयर सिंड्रोम आउटब्रेक हुआ है मध्य प्रदेश के नीमुच डिस्ट्रिक्ट में रिसेंटली। तो ये GBS है क्या, एक रेयर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो उसमें कि पर्सन का इम्यून सिस्टम मिस्टेकनली जो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को अटैक करना शुरू कर देता है। अब ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो है आपके मसल मूवमेंट, पेन सिग्नल, टेम्परेचर, टच सेंसेशंस को कंट्रोल करता है। GBS को हम एक ऑटो इम्यून डिजीज़ भी कहते हैं। किसी भी एज में हो सकती है, बट सबसे ज़्यादा ये 30 से 50 की एज में होती है। एग्जैक्ट कॉज तो नहीं पता है, लेकिन देखा गया कि वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के बाद, वैक्सीनेशन के बाद या मेजर सर्जरी के बाद ये हो सकता है। पेशेंट्स को एक अननोन फीवर शुरू होता है, फिर वीकनेस होती है, फिर नर्वस सिस्टम रिलेटेड सिम्टम्स आने लगते हैं और इसकी इंटेंसिटी इंक्रीज हो सकती है बाद में। ठीक है, कुछ केसेस तो बहुत माइल्ड होते हैं, लेकिन कई केसेस में डिवास्टेटिंग पैरालिसिस भी हो सकता है, जिसमें कि उनकी डेथ हो जाती है जब वो ब्रीथ ही नहीं कर पाते। तो ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। कोई क्योर नहीं है इसका। कई ट्रीटमेंट ऑप्शन जो है वो सिम्टम्स को इंक्रीज कर देते हैं, सिम्टम्स को ईज कर देते हैं और मोस्टली जो है लोग रिकवर कर लेते हैं कम्प्लीटली इससे, लेकिन कुछ सीरियस इलनेसेस जो है वो फेटल भी हो सकती हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ICGS संकल्प। टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। रिसेंटली इंडियन कोस्ट गार्ड शिप संकल्प जो है वो पोर्ट लुई मॉरिशस में विजिट किया है उसने। तो ICGS संकल्प फिफ्थ एडवांस्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड की, जो कि 2008 में कमीशन हुई थी। इंडिजिनसली बिल्ड किया गया है इसे गोवा शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। डिज़ाइन किया गया है इसे प्राइमरली फॉर एक्सटेंडेड मैरीटाइम सर्वेलेंस, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन प्रोटेक्शन के लिए। इक्विप्ड है विद स्टेट ऑफ द आर्ट नेविगेशन एंड कम्युनिकेशन सेंसर्स। केपेबल है एम्बार्क करने के लिए एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर्स एंड चेतक हेलीकॉप्टर्स। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अम्बिलो श्री अम्बलावानार आलयम। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 151 ईयर ओल्ड अम्बिलो श्री अम्बलावनार आलयम टेम्पल जो डरबन में है, वो सिविक सर्विसेज डिसकंटिन्यू करने के जो है कागार पर जा चुका है, क्योंकि कुछ वहाँ पर फ्रॉड के एलिगेशंस हुए हैं, तो वो अपने बिल्स नहीं पे कर पा रहा है। तो अम्बिलो ये जो टेम्पल है हिंदू टेम्पल है, डरबन साउथ अफ्रीका में 1875 में से बनाया गया था इंडेंचर्ड लेबर्स द्वारा, जो कि डरबन में गए थे इंडिया से। ओल्डेस्ट हिंदू टेम्पल है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का, और इसको 1980 में नेशनल हेरिटेज साइट भी बना दिया गया था, डिक्लेयर किया गया था। ओके, so now let us see all these topics in English.
So the first topic is Board of Peace for Gaza. This topic is important for your international relations. US President Donald Trump has invited India to join the proposed Board of Peace for Gaza, which is a new governance and conflict management mechanism. This initiative emerges from a group of Islamic countries backed by Trump's peace plan for Gaza, and it coincides with broader US efforts to restructure global governance outside traditional multilateral institutions, especially the UN. This proposal has triggered a global debate on the future of post World War II international order. And the aim of this uh, board is to supervise Gaza's transitional governance, stabilization, and reconstruction, to oversee a temporary technocratic, apolitical uh, Palestinian administration, to manage funding for redevelopment until a Palestinian Authority completes institutional reforms. So it will be chaired by U.S. President Trump, and its members could include selected invited countries and global leaders. It will operate as an invitation only body and not based on universal membership. So, UNSC Resolution 2803 authorized a board to supervise Gaza's transition until 2027. Russia and China abstained from it, but countries of the global south voted for it. So, India has received the invitation, but it has not formally responded yet. Uh, India has said that there should be consistent support for a two state solution where Israel and Palestine coexist. India welcomed the first phase of the Trump's peace plan, especially to the release of hostages and enhanced humanitarian assistance to Gaza. US is seeking troops for a temporary international stabilization force. India has clearly ruled out participation. So critics argue that Board of Peace undermines UN Charter principles, sovereign equality of states, and collective decision making. It is being seen as an attempt to sidestep the US UNSC and concentrate authority in the US-led executive body. So it is being aligned with Project 2025, which is Heritage Foundation's blueprint for Trump's second term, which called for sharp reductions in multilateral commitments and a preference for ad hoc coalitions where the US sets the agenda. Trump aims to transform this board into a general crisis management club. It risks diverting funds, legitimacy, and attention away from the UN if it becomes successful. So there is erosion of multilateralism and UN centrality. Tensions exist between commitment to reform for multilateralism and pragmatic engagement with the US-led initiatives. There is a risk of legitimizing system which weakens India's long-term push for UNSC reform. So therefore, India can engage diplomatically without endorsing erosion of UN authority. We can reiterate our support for UNSC authorized mechanisms, and we can even use this crisis to highlight the urgency of UNSC reforms. So the next topic is SC ruling on Tiger Global Flipkart deal. This topic is important for our economy section. Supreme Court of India has ruled that venture capital firm Tiger Global's $1.6 billion stake sale in Flipkart to Walmart is subject to taxation. The verdict is closely watched by foreign investors. It is being seen as a landmark decision which could influence the cross-border deal structures. So this case arose from Tiger Global's 2018 exit, executed through its Mauritius-based entities. Tiger Global claimed protection under the India-Mauritius Double Taxation Avoidance Agreement, and Supreme Court has but ruled that the DTA benefit could not be extended in this case. Supreme Court overturned the Delhi High Court ruling also in this case. And Mauritius has long been a foreign investment route into India due to the non-taxability of capital gains until 2016. So what happened is that after acquiring a stake in Flipkart, Mauritius-based entities of Tiger Global went on to invest in several Indian companies. Following the stake sale, Tiger Global entities sought a nil withholding tax certificate from Indian tax authorities, saying that capital gains were exempt under India-Mauritius DTAA. So Indian tax authorities declined this request, concluding that the Mauritius entities lacked independent decision making and they are basically part of the Tiger Global only. The matter was taken to the authority for advanced rulings, which dismissed Tiger Global's claim in 2020. But Delhi High Court ruled in favor of Tiger Global. But now Supreme Court has reversed the High Court's decision, and it said that DTA protection applies only when assets are directly owned by a Mauritius entity's permanent establishment. Okay, so what are the implications of this particular ruling? This ruling weakens automatic reliance on India Mauritius DAA. Merely holding a tax residency certificate will no longer guarantee capital gains tax exemption. The judgment reinforces a shift towards examining economic substance. This ruling also raises uncertainty for venture capital and private equity exits.
the entire structures which are routed through Mauritius or Singapore could now face closer examination, especially the pre 2017 investments. So the next topic is Chips to Startup Program. This topic is important for your economy section. So Chips to Startup Program has delivered measurable outcomes, and it's an umbrella capacity building initiative of Ministry of Electronics, which was launched in 2022. It targets the development of industry ready professionals across undergraduate, postgraduate, and doctoral levels. It aims to catalyze the incubation of startups and enable technology transfers. The program seeks to provide access to smart lab facilities, train students, generate patents, and support focused research publications. It supports innovation, enhance employability, and enable academic institutions to play a more active role in India's semiconductor value chain. It adopts a comprehensive approach, providing students with hands on experience in chip design, fabrication, and testing. It is achieved through regular training sessions in collaboration with industry partners. Students also gain access to advanced chip design tools, fabrication facilities, and testing resources. Okay. So the next topic is Guillain-Barré syndrome. This topic is important for your social issues. A GBS outbreak has hit Madhya Pradesh Neemuch district recently. So this GBS is a rare neurological disorder in which a person's immune system mistakenly attacks part of their peripheral nervous system, which controls their muscle movement, pain signals, temperature, and touch sensations. GBS is called an autoimmune disease. It can occur at any age, but most commonly it affects people between 30 to 50 years of age. The exact cause of this disease remains unclear, but it is often observed following a viral or bacterial infection, vaccination, or major surgery. Patients often begin with an unknown fever, followed by weakness and other nervous related system related symptoms. It can increase in intensity over a period of hours, days, or weeks until certain muscles cannot be used at all. Some cases of GBS are very mild, others cause nearly devastating paralysis, leaving the person unable to breathe on their own. It is potentially life threatening as well. Okay, there is no known cure for GBS. Several treatment options can ease the symptoms, but and also help in speedy recovery. But most people, while most people recover completely from GBS, but some of them develop serious illness, which can be fatal. So the next topic is ICGS Sankalp. This topic is important for your security section. Recently, Indian Coast Guard ship Sankalp visited Port Louis in Mauritius as part of the overseas deployment in the Indian Ocean region. ICGS Sankalp is the fifth advanced offshore patrol vessel of Indian Coast Guard, which was commissioned in 2008. It is indigenously built by Goa Shipyard Limited. It is designed primarily for extended maritime surveillance, exclusive economic zone protection, search and rescue operations, and enforcement of maritime laws. So it is equipped with state-of-the-art navigational and communication sensors, and it is capable of embarking advanced light helicopters and even Chetak helicopters. So the next topic is Ambilo Shri Ambalavanar Alayam. This topic is important for your art and culture section. So 151-year-old Ambilo Shri Ambalavanar Alayam temple in Durban, which is a national monument, faces a potential discontinuation of civic services due to a pending bill amid fraud allegations. So this is a Hindu temple located in Durban, South Africa. It was built in 1875 and it was established by indentured laborers who arrived in Durban from India. So it is the oldest Hindu temple on the African continent. It was declared a National Heritage Site in 1980 by the Apartheid Era National Monuments Council. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.